नमस्कार, जनता टीवी पर आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा, लेकर आई हूं आपके लिए खास कार्यक्रम मिशन आईआईटी। जी हां, हर वो स्टूडेंट जो कि इंजीनियरिंग के फील्ड में कुछ भी अच्छा करना चाहता है, अक्सर उसके मन में कई सवाल उठते हैं आईआईटी और जेईई की प्रिपरेशन को लेकर कि किस तरह से तैयारी करें, कैसे एग्जाम को क्रैक करें। और पेरेंट्स भी बच्चों के फ्यूचर को लेकर अक्सर वरीड रहते हैं, उनके मन में कई ऐसे सवाल उठते हैं, कई कंफ्यूजन रहती हैं। तो उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिजिक्स के सीनियर प्रोफेसर मिस्टर भूपेश कुमार, जिन्होंने आईआईटी धनबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। पिछले 15 सालों से फिटजी के साथ जुड़े हुए हैं और फिटजी पंजाबी बाग सेंटर के फिजिक्स के एचओडी भी हैं और काफी लंबा अनुभव उनका इस फील्ड में रहा है। तो उनसे आज तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और उन तमाम सवालों के जवाब आज वो हमें देंगे। सबसे पहले भूपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। थैंक यू मच। जी भूपेश जी, देखिए शुरुआत करेंगे हम आज की चर्चा की और तमाम सवाल आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर उनकी भी किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन है, उनके मन में किसी तरीके के कोई भी सवाल है, तो वो डायरेक्ट भूपेश जी से इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल डायरेक्ट भूपेश जी से कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले भूपेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी आईआईटी में एंट्रेंस लेना चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड इन दोनों एग्जाम्स को वो क्रैक करें। और अक्सर कहा जाता है कि ये दोनों ही एग्जाम्स बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप व्यूअर्स को बताएं कि आप क्या सोचते हैं इन एग्जाम्स को लेकर, कितने मुश्किल रहते हैं ये एग्जाम्स? मैम, एक्चुअली जेई एग्जाम इज वेरी प्रेस्टिजियस, इसमें कोई शक नहीं है। बट एक गलत धारणा बना हुआ है कि ये बहुत डिफिकल्ट है जी। हम फिटजी में इसको डिफरेंट बोलते हैं। फिटजी इज ए डिफरेंट एग्जाम, नॉट डिफिकल्ट एग्जाम। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो पढ़ने का तरीका हम लोग का होता है नॉर्मली स्कूल में, उससे मैच करता हुआ आईआईटी जेई का टेस्टिंग नहीं है। टेस्टिंग वो न्यूमेरिकल्स का करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का करते हैं। जी। पढ़ते हम थियरी है, थियरेटिकल बातें डिटेल में करते हैं, तो वहां पे एक मिसमैच है जिसकी वजह से बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। ऑल्दो है ये, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है, बट इट्स ए डिफरेंट एग्जाम। एक बच्चे को अगर आईआईटी के टेस्टिंग पैटर्न को समझा दिया जाए, उसके फिलॉसफी को समझा दिया जाए, उसको एक्सपर्ट का गाइडेंस दे दिया जाए, तो आईआईटी जेई दोनों ही एग्जाम, चाहे वो मेन हो या एडवांस, ये इजी हो जाएगा। जी। इजी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के हिसाब से जितना डिफिकल्ट बोला जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भूपेश जी ने पूरा माइंडसेट ही स्टूडेंट्स का बदल दिया है। हालांकि ये कहा कि बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस एग्जाम से होते हैं, लेकिन फिटजी की लैंग्वेज में इन्हें डिफिकल्ट नहीं बल्कि डिफरेंट कहा जाएगा। भूपेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन प्रिपरेशन कब से शुरू करनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि अभी इस वक्त आपको 8th 9th 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, तो वो भी जानना चाहते हैं कि क्या वो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक्चुअली आईआईटी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है। अगर जेई मेन और एडवांस दोनों को हम देखें तो सिलेबस का अमाउंट ज्यादा है, जितना प्रैक्टिस करने की जरूरत है उसके लिए टाइम ज्यादा चाहिए होता है। तो आइडियली स्पीकिंग बच्चे को अर्ली स्टार्ट करना चाहिए, 8th क्लास से 9th क्लास से। जी। ठीक है, इसमें फायदे बहुत हैं। एक तो बच्चों को टाइम मिल जाता है, टीचर को भी टाइम मिलता है थॉरोली सिलेबस कंप्लीट करने का, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कराने का। एट द सेम टाइम बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट जो टारगेट एग्जाम्स, माइलस्टोन एग्जाम होते हैं 9th 10th में, जैसे एनएसओ, केवीपीवाई, ठीक है, इस तरीके से एनटीएससी, तो ये जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स है, इसमें बच्चे जब अपीयर करते हैं 8th में 9th में 10th में, तो एक बच्चे को एक्सपोजर मिलता है नेशनल लेवल का, राइट। इससे बहुत फायदे हैं। एक कि एक जो फियर ऑफ कंपटीशन है वो बहुत अर्ली स्टेज में बच्चों का निकल जाता है। जी। एक होता है बच्चों का फियर ऑफ फॉरगेटिंग। एग्जाम से पहले बच्चों को लगता है कि मैं कहीं कुछ भूल तो नहीं रहा हूं, पता नहीं रिकॉल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जी। तो ऐसे टाइम पे दिक्कत आती है। सो वो जो फियर है फॉरगेट करने का, वो जो फियर ऑफ फॉरगेटिंग है वो निकल जाता है। जी। नेशनल लेवल पे एक्सपोजर होने से नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए 8th क्लास में ही आप प्रिपेयर स्लोली होने लगते हैं। आईआईटी जब 12th क्लास में आप दोगे, 12th क्लास के लास्ट में, तो उस टाइम तक आप इतने यूज्ड टू हो जाते हो नेशनल लेवल के एग्जाम से कि आपके लिए आईआईटी आसान हो जाता है। बिल्कुल।
यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी जाए तो स्टार्टिंग स्टूडेंट्स से के लिए काफी अच्छा रहता है, बट क्योंकि उनके मन में जो एक डर रहता है, कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि अगर हम भूल गए तो तैयारी पूरी ना हो पाई और क्लियर ना कर पाए, तो ये बिल्कुल तमाम जो डर हैं ये बच्चों के मन से निकल सकते हैं अगर वो अर्ली स्टेज में प्रिपरेशन शुरू कर दे तो। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ऑल दो भूपेश जी, ऑल दो जी बताइए। ऑल दो हम ये भी मानते हैं कि आईआईटी 2 साल अगर सीरियस प्रिपरेशन किया जाए हम्म। तो आईआईटी हो सकता है। ऑफ जी। कोर्स जो बच्चे पहले से शुरू करेंगे तो उनका गोल भी हाई हो सकता है और उस गोल को अचीव भी कर पाएंगे। हम्म। बट 11th स्टैंडर्ड में अगर बच्चा आता है 10th में 11th में तो वो हम्म। आईआईटी कर सकता है, देयर इज नो डाउट। जी। बट अगेन एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है बिकॉज हम्म। सिलेबस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। उस सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करना, जी। फिर रिवीजन के लिए टाइम बचा के रखना एक बिल्कुल। चैलेंजिंग टास्क होता है। भूपेश जी, अगर मैं हम अगले इसी सवाल पर आ रही थी, आपसे यही जानना चाहती थी कि अगर जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये भी जानना चाहते हैं, उनके मन में ये भी सवाल रहता है कि आखिर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम में वो इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, कितने समय तक उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए? बिल्कुल मैम, एक्चुअली 2 साल का प्रिपरेशन होता है आईआईटी के लिए। जी। बट आज के डेट में जो करंट पैटर्न है, बच्चे इतना पहले से शुरू कर देते हैं कि बच्चे 8th क्लास में 9th क्लास में शुरू कर देते हैं। हम्म। तो जो बच्चे पहले शुरू कर देते हैं उनको एक एज तो मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। जो बच्चे बाद में शुरू करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा फाइट होने लगता है, कहीं ना कहीं पीयर ग्रुप से प्रेशर आने लगता है। जी। जब एक 11th क्लास में बच्चा बैठा हुआ है, हम्म। ऐसा जो 11th में तैयारी शुरू किया और एक बच्चा 8th से कर रहा है, तो वहां पे डिफरेंसेस हमें दिखता है। ऑल दो बिल्कुल। बच्चा अगर 11th में ज्वाइन करके पूरे कमिटमेंट के साथ 2 साल सीरियसली लगेगा हम्म। तो वो बीट कर सकता है और बराबर हो सकता है। बिल्कुल, तो काफी इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है, जो बच्चा 8 से प्रिपरेशन करेगा और जो बच्चा 11th में प्रिपरेशन कर रहा है, तो साफ तौर पर जो भी डिफरेंस होगा वो भी नजर आएगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी अपने आप में बढ़ जाता है अगर पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दी जाती है तो। इसी बीच मैं दर्शकों को एक बार फिर से रिकॉल करवा दूं कि आप भी अपने सवाल भूपेश जी से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, 01143214321। इस नंबर पर कॉल करके आप डायरेक्टली आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है आईआईटी को लेकर के, जेईई मेंस और एडवांस की परीक्षाओं को लेकर के, डायरेक्ट आप अपने सवाल भूपेश जी से कर सकते हैं। चलिए भूपेश जी, इस बीच मेरा एक और सवाल आपसे है, क्योंकि कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीआई। ये ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि साइंस, मैथ, सोशल साइंस, एप्टीट्यूड, इनका काफी ज्यादा सिलेबस कवर करते हैं। तो ये एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और क्या आईआईटी की जर्नी में भी इनका कुछ रोल हो सकता है? अगेन मैम, बेसिकली ये जो एग्जाम्स है, इस एग्जाम से एक्सपोजर जो मिल रहा है हमें, जो नॉलेज का फाउंडेशन मिल रहा है, वो आईआईटी के लिए बहुत ही यूजफुल है। जी। पहले एक्सपोजर मिलने का मतलब होता है बच्चा के पास कोई फियर नहीं होगा नेशनल लेवल के एग्जाम में अपियर करने से पहले। ये एक बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है, क्योंकि आईआईटी में कॉन्फिडेंस का भी रोल होता है। ऐसा हमें लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही खाली से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। जी। अब अच्छे रैंक को टारगेट करना चाहते हैं तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस मैटर कर रहा होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी भी थोड़ा बढ़ जाएगा, तुरंत कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा। जी। तो शुरू के जो एग्जाम्स हैं, जो 8th 9th 10th 11th के हैं, इनको जरूर करना चाहिए। एट द सेम टाइम यह एक सोशल रिकॉग्निशन भी आपको देता है, आपके सोसाइटी में, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव में, आपके दोस्तों के बीच में एक स्टेटस भी दे रहा होता है। बच्चा ओलंपियाड क्वालिफाई किया इन 8th स्टैंडर्ड, इन 9th स्टैंडर्ड। जी। ठीक है, तो दोनों ही फायदे हैं। बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होता है, जो कहीं ना कहीं आईआईटी के रिजल्ट में ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, आईआईटी का रिजल्ट अच्छा करा रहा होता है। जी। एंड एट द सेम टाइम शुरू से ही बच्चों का एक इंप्रेशन अपने फैमिली में, सोसाइटी में, रिलेटिव्स के बीच में अच्छा होता है। सो एक विन विन सिचुएशन है, बच्चे को जरूर करना चाहिए। और अगर सिलेबस के लिहाज से देखा जाए भूपेश जी, तो क्या इसमें भी कुछ मदद मिलती है? क्योंकि साइंस, मैथ, सोशल साइंस, एप्टीट्यूड, ये तमाम ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी हद तक कवर किए जाते हैं। तो क्या अगर सिलेबस की बात की जाए तो उस लिहाज से भी कुछ फायदा हो सकता है जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी के एंट्रेंस के लिए? एक्चुअली जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे कोई भी हो, 8th 9th स्टैंडर्ड की ही बात कर रहा हूँ, 10th स्टैंडर्ड की, तो उसमें एनालिटिकल स्किल का एक पार्ट होता है जो मैथ्स से रिलेटेड है, मैथ्स का पार्ट है। वो आपके आईक्यू को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस जब पार्ट को करते हैं हम, मैथमेटिकल स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स को जब हम करते हैं, मैथ्स को डिटेल में करते हैं, तो एक आपका आईक्यू भी शार्प हो रहा होता है और कहीं ना कहीं उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ रहा होता है। तो आईआईटी के लिए बहुत फायदेमंद है, बिकॉज आईआईटी का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा होना आपका, सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होने के साथ साथ
आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है अच्छा है, तो आपका आईटी में अच्छा होगा। ये पार्ट शुरू से ही हम कवर अप कर लेते हैं अगर हम जी प्रिपरेशन कर ले नेशनल साइंस ओलंपियाड्स का या ठीक है। 8th 9th स्टैंडर्ड के जो भी डिफरेंट एग्जाम्स है। भूपेश जी, पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, करनाल से हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी सर, नाम बताइए अपना। जी राजन बोल रहा हूँ जी। जी राजन जुड़ गए हैं हमारे साथ करनाल से। आपका स्वागत है जनता टीवी पर। भूपेश जी से अपना सवाल आप कर सकते हैं, जो भी कंफ्यूजन है आपके दिमाग में। जी भूपेश जी से मेरा सवाल ये है कि जहाँ तक आईआईटी की परीक्षा का सवाल है, तो क्या ये केवल एनसीईआरटी की जो बुक्स सरकार द्वारा प्रिस्क्राइब्ड हैं उनके आधार पर क्या ये तैयारी की जा सकती है, या इसके लिए कोचिंग जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है? तो एनसीईआरटी आईआईटी का जो एग्जाम है वो एनसीईआरटी की बुक्स के हिसाब से जो उनका वास्ट लेवल है, एनसीईआरटी उतना डिस्क्रिप्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती है। तो क्या आईआईटी को तैयारी करने के लिए कोचिंग एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है? अगर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या कोई उसका, अब मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि कोचिंग जो है एक बहुत ही फाइनेंशियली इम्पैक्ट डालता है पेरेंट्स के ऊपर। तो क्या आईआईटी केवल कोचिंग के माध्यम से ही पॉसिबल है, या कोई और भी मेथड है इसका स्टडी का और एग्जाम को फाइट करने का? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली आईआईटी हम कर सकते हैं एनसीईआरटी को पढ़ करके, बच्चे का अगर एनालिटिकल स्किल उस लेवल का है तो। बिकॉज आईआईटी में जो टेस्ट करते हैं वो आपके एनालिटिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को देखते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ के अगर एक बच्चा उस स्किल को डेवलप कर लेता है तो देयर इज नो डाउट हो सकता है आईआईटी। बट अगेन आज के टाइम पे जिस लेवल का पैटर्न है, जिस तरीके का क्वेश्चन आईआईटी पूछती है, उसमें बिना एक्सपर्ट के गाइडेंस की, ठीक है, बिना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए इनपुट लिए आईआईटी में होना थोड़ा मुश्किल दिखता है। ऑल्दो हम इसको नहीं कह सकते कि नहीं होगा। अगर एक बच्चे में वो कैलिबर है, वो कैपेबिलिटी है कि वो एनसीईआरटी बुक पढ़ के कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले, आईआईटी में पूछे हुए न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले, तो ऑफ कोर्स वो कर सकता है। बट आज का जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड में थोड़ा मुश्किल हमें जरूर दिखता है। लाइक अगर अपने टाइम की मैं बात करूं, मैंने 99 में आईआईटी क्वालिफाई किया हुआ है। तब हम खुद से पढ़ के हमने किया था, बट फिर भी 99 में 20 इयर्स बैक की बात कर रहा हूँ, हमें कोचिंग का सपोर्ट लेना पड़ा, टेस्ट में हमें अपीयर करना पड़ा। फिटजी के ही टेस्ट में मैं अपीयर किया था एआईटीएस में, तब जाकर के हमें पता चला कि मैं आईआईटी कर सकता हूँ। तो जब 20 इयर्स बैक भी बिना कोचिंग के सपोर्ट का नहीं हो पाता, तो आज के डेट में थोड़ा मुश्किल है सर। बट ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा, कर सकता है अगर बच्चे में वो कैलिबर है, तो कैपेबिलिटी है तो। जी चलिए राजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। फतेहाबाद से राजेश, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि मेरा लड़का +2 में नॉन मेडिकल में इस समय पढ़ रहा है। ठीक है। तो क्या वो आईआईटी परीक्षा जो है किस समय दे पाएगा? अगले साल अप्रैल में या इसी साल? अभी वो किस क्लास में है सर? +2 नॉन मेडिकल में इस समय स्टडी कर रहा है। +2 में, ठीक है। वो एक्चुअली एग्जाम जो जेई का होता है, वो डेट तो जनवरी का है, बट जनवरी में होगा कि नहीं होगा ये अभी क्लियर नहीं है। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो जनवरी में ही एग्जाम हो जाएगा जेई मेन का, जो फर्स्ट एग्जाम होता है। फिर सेकंड एग्जाम जेई मेन का होता है, जो अप्रैल में शेड्यूल्ड है, तो अप्रैल में होगा। फिर इन दोनों के बाद जेई एडवांस का आता है, वो जो जिस डेट का है उसी डेट पे होना चाहिए, अगर कुछ आगे बढ़ाते नहीं है तो। ठीक है, सो आप ये एक्सपेक्ट करें कि जनवरी महीने में हो जाएगा आपका जेई मेन का एग्जाम। चलिए अगले दर्शक पानीपत से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, रविंद्र जी। रविंद्र जी पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम जी, ये आईटी की तो आवाज उठा दिए कि फॉरेन मेडिकल से बच्चे करके आते हैं एमबीबीएस। जी इस एक्सपर्ट से मैं ये पता करना चाह रहा हूँ, हमारी डॉक्टरी इतनी लाचार हो रही है, कोरोना महामारी में डॉक्टर नहीं मिल रहे, कोई फैसिलिटी नहीं। आप टीवी के न्यूज के माध्यम से ये भी तो मुद्दा उठाइए ना, जो बाहर से दूसरे देशों से बच्चे पैसे लगा के एमबीबीएस करके आए हैं या और कोर्स करके आए हैं, उनको यहाँ पे रविंदर जी देखिए, आज का हमारा जो मुद्दा है वो मिशन आईआईटी को लेकर है। आईआईटी को लेकर ही हम आज डिस्कस कर रहे हैं। आपके विषय पर भी चर्चा रखने की कोशिश हम करेंगे और फिर आप जुड़िएगा हमारे साथ। अभी और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार, और उनके भी सवाल काफी ज्यादा अहम है। और एक बार फिर से मैं दर्शकों को रिकॉल करवा दूं कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 01143214321। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। भूपेश जी से डायरेक्टली आप अपने सवाल पूछ सकते हैं आईआईटी को लेकर,
जेई को लेकर जो भी आपके मन में सवाल हैं, क्योंकि भूपेश जी का 15 साल का एक्सपीरियंस, लंबा अनुभव इस फील्ड में रहा है, तो ऐसे में आपके मन में कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरीके की कोई भी संशय है, तो आप सीधा भूपेश जी को कॉल करके अभी उनसे सवाल कर सकते हैं। इसी बीच भूपेश जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी, लेकिन जब आईआईटी और जेईई की बात होती है तो कई चैलेंजेस स्टूडेंट्स के सामने आते हैं। तो आपका अनुभव क्या कहता है, क्या वो चैलेंजेस होते हैं जो फेस करना पड़ता है, और कैसे स्टूडेंट्स उसके लिए पहले से माइंडसेट कर सकते हैं? मैम एक्चुअली मेजर जो चैलेंज है वो टाइम का होता है। सिलेबस बहुत वास्ट होने की वजह से टाइम चाहिए होता है जी। ठीक है। टाइमली सिलेबस को कंप्लीट करना ये दूसरा चैलेंज है जो अगेन टाइम से रिलेटेड है। थॉरो रिवीजन के लिए टाइम चाहिए जो फिर टाइम से रिलेटेड है। तो टाइम बिगेस्ट हर्डल है, इसीलिए अर्ली ज्वाइनिंग को हम बोलते हैं बच्चों को करने के लिए जी। नाउ इसके साथ साथ और भी हर्डल्स हैं जो छोटे मोटे हैं जिसको मैनेज किया जा सकता है। जैसे कभी कभी बच्चे डीमोटिवेटेड हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होने पे, तो वो सब मैनेजेबल है। बट जो नहीं मैनेजेबल है, जो थोड़ा मुश्किल है मैनेज कर पाना, वो है टाइम का। बच्चे अगर पहले ज्वाइन करते हैं, अर्ली एडमिशन कहीं पे लेते हैं, चाहे वो अगर 11th के बच्चे हैं तो 10th क्लास के लास्ट में एडमिशन ले ले अक्टूबर नवंबर सितंबर में, या फिर 8th में अगर बच्चे ज्वाइन कर ले तो और भी बेटर है। जितना ज्यादा एक टीचर के पास टाइम अवेलेबल होगा प्रिपेयर करने के लिए, कोचिंग देने के लिए, कोच करने के लिए, उतना बेटर होता है बच्चे के लिए, और वो जो हर्डल्स आने हैं, जो प्रॉब्लम्स आने हैं प्रिपरेशन में, वो खत्म हो जाता है। जी ठीक है। भूपेश जी, इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र से, ज्ञानचंद जी। ज्ञानचंद जी, स्वागत है जनता टीवी पर, पूछिए अपना सवाल। मतलब बच्चे आईआईटी की तैयारी कौन सी क्लास से शुरू कराएं? 10वीं में बच्चे। जी, हालांकि इस पर हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन फिर से एक बार मैं चाहूंगी भूपेश जी आप इनके सवाल का जवाब दें। बिल्कुल सर, अभी बच्चा आपका 10th क्लास में है तो ये आइडियल टाइम है अभी ज्वाइन कराने का। अब लेट करना मुश्किल होगा, टाइम का फाइट होने लगेगा, टीचर टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे सिलेबस। सो ये हाई टाइम है जो बच्चे 10th क्लास में है, अब बिना टाइम मिस किए हुए, बिना लेट किए हुए ज्वाइन जरूर कर लेना चाहिए कहीं ना कहीं, और प्रिपरेशन को एक ठीक है एक पेस दे देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा शुरू कर देना चाहिए करना, क्योंकि आईआईटी जेईई का सिलेबस बहुत वास्ट है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, टाइम देने की जरूरत है। जितना हम पहले शुरू करेंगे उतना बेटर होगा 10वीं क्लास के लिए। तो ये अब मान लो कि अब टाइम निकलना शुरू हो गया है जो 10th क्लास के बच्चे हैं। ऑल्दो आइडियली जो पेरेंट्स थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, इन चीजों को समझते हैं, उनके लिए तो मैं बताऊंगा कि 8th 9th क्लास में ही बच्चे को कराना चाहिए। जी, चंडीगढ़ से कृतिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। कृतिका जी, स्वागत है जनता टीवी पर, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि मेरी 12th हो चुकी है, मुझे ये पूछना है कि इसकी शुरुआत कैसे करें, टेस्ट की शुरुआत कैसे करें? एक्सक्यूज मी, कैसे शुरू, प्रिपरेशन कैसे शुरू करें? मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। कृतिका जी, अपना सवाल एक बार दोहरा दीजिए। मेरा सवाल ये है कि मैंने 12th अपनी पास आउट कर ली है, और मेरा सवाल ये है कि जो टेस्ट है उसके लिए तैयारी कैसे शुरू करें? ओके बेसिकली मतलब टेस्ट के लिए, मतलब जेईई मेन टेस्ट की बात आप कर रही हैं? कृतिका जी, आप सुन पा रही हैं हमारी आवाज? चलिए दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे कृतिका जी से, अभी फिलहाल संपर्क उनसे टूट गया है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले हर्षवर्धन अग्रवाल, जिन्होंने 100 परसेंटाइल के साथ ऑल इंडिया 6th रैंक में अपनी जगह बनाई, और वो भी भूपेश जी के ही स्टूडेंट रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ऐसे फिटजी के 8 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर टॉप 100 रैंक में अपनी जगह बनाई है। तो सबसे पहले तो भूपेश जी, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद जी। और यहाँ पर दर्शक ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हर्षवर्धन अग्रवाल, जिन्होंने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया, ऑल इंडिया रैंक 6 पर पहुंचे हैं, तो उनको आपने किस तरीके से गाइड किया, किस तरीके से पढ़ाया उनको आपने? बिल्कुल मैम, जैसे दूसरे बच्चों को हम कोचिंग में पढ़ाते हैं, जैसे दूसरे बच्चे फिटजी में पढ़ते हैं, जो सिस्टम फॉलो करते हैं, सेम सिस्टम हर्षवर्धन के लिए भी था। इनफैक्ट सारे बच्चे के लिए सेम सिस्टम होता है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, सब एक जैसे। बट इन द मीन टाइम जब हम बच्चे के साथ बैठते हैं, पढ़ाते हैं, उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो बच्चे का एक हंगर भी पता चलता है, उसका एपेटाइट पता चलता है, उसका गोल पता चलता है। बिल्कुल। तो जिस बच्चे का गोल ज्यादा है, जिसका एपेटाइट ज्यादा है, एक हंगरी दिख रहा है,
तो हम उसको अलग से इनपुट भी थोड़ा दे देते हैं, थोड़े न्यूमेरिकल दे देते हैं अलग से, थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन दे देते हैं कि भाई डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है बच्चे, तुम इसे सॉल्व करो। सो इस तरीके से हम गाइड करते हैं बच्चों को जिनका एम हाई है, जिनका गोल हाई है, जो टॉप रैंक को टारगेट करते हैं, वैसे बच्चों को थोड़ा सा और भी हम इनपुट देते हैं, बिल्कुल। ठीक है, सो दैट वो अपने ड्रीम को, अपने डिजायर को रियलाइज कर सके। तो यही सिचुएशन हर्षवर्धन अग्रवाल के केस में था। हर्षवर्धन अग्रवाल जब हमारे यहाँ मेरे पास आया 10th क्लास में, मेरे बैच में, तो उसको 10th क्लास में जब हमने कोचिंग देना शुरू किया तो मैंने रियलाइज किया कि भाई इस बच्चे का तो एम है टॉप 10 और टॉप 1 रैंक लाने का आईआईटी में। इस बच्चे का जो गोल है वो फिजिक्स ओलंपियाड क्वालिफाई करने का 11th क्लास में ही है, जो यूजुअली 12th क्लास के बच्चे करते हैं। तो इस लेवल का जिसका डिजायर है, इस लेवल का जिसका गोल है, उसके साथ जस्टिस करना बनता है। बिल्कुल। और भूपेश जी, यही एक्सपीरियंस होता है कि टीचर्स भी जल्दी से भांप जाते हैं कि कौन सा बच्चा कितना आगे तक जा सकता है, कितनी हंगर है सक्सेस को लेकर के बच्चे के मन में। भूपेश जी, एक सवाल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है और ऐसे में सभी जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो बंद हैं, स्कूल बंद हैं, तो अभी इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपका क्या मानना है, कितना इफेक्टिव है इस टाइम पे IIT JEE के लिए प्रिपरेशन करना? मैम, फिजिकल क्लास का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, बिल्कुल। पहले तो हम ये क्लियर कर दें। क्यों नहीं हो सकता ये डिस्कस करेंगे, बट अभी की बात अगर हम करें, जो करंट सिचुएशन है, इस पैंडेमिक सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो हमारे पास कोई वे आउट नहीं है दूसरा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, राइट। हम इस टाइम को मिस नहीं कर सकते, बिकॉज टाइम तो चलता रहेगा, बाद में सिचुएशन ठीक हो जाएंगे, अगर हम अभी नहीं करेंगे तो फिर पिछड़ जाएंगे, कुछ बच्चे कर रहे होंगे बाद में आगे निकल जाएंगे। सो हमें टाइम को यूज करना है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन हमारे पास है एक लाइव ऑनलाइन क्लासेस का, नॉट वीडियो क्लासेस। वीडियो देख के हम नहीं सीख सकते, हम इसको कभी नहीं मानते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। लाइव ऑनलाइन क्लासेस, टू वे कम्युनिकेशन टू सम एक्सटेंट। हम ये बोल सकते हैं कि अभी के सिनेरियो में, अभी के सिचुएशन में बच्चे को इनपुट दे पाएगा और बच्चे को सही डायरेक्शन में गाइड कर पाएगा। तो ये करना चाहिए। अभी भूपेश जी, अभी हमने बात की कि प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कब से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि प्रिपरेशन शुरू करने से पहले बच्चों का माइंडसेट किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि कोचिंग सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आजकल के इस कॉम्पिटिटिव दौर में। तो कैसे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर सकता है एक स्टूडेंट, और तमाम ऐसी क्या बाधाएं एक स्टूडेंट के रास्ते में आ सकती हैं जो उसे पहले से ही अपने माइंड में क्लियर कर लेनी चाहिए प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले? प्रिपरेशन मतलब जब वो शुरू करे उससे पहले उसका माइंड किस तरीके से क्लियर होना चाहिए? बिल्कुल मैम, जब हम सोचते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, अब ये एक बच्चे का ही केवल काम नहीं रह गया, इसमें बच्चे और पेरेंट्स दोनों को वर्कआउट करने की जरूरत है। आज के डेट में जो चल रहा है, बच्चे को पहले अपना एक असेसमेंट करना चाहिए कि भाई मैं कितना मेहनत कर सकता है, हमारा करंट स्टैंडिंग कहाँ पे है, उसके बेसिस पे एक रियलिस्टिक गोल उसे सेट करना चाहिए। कोई गोल सेट कर सकता है IIT के एडवांस में टॉप 100 में, कोई सेट कर सकता है टॉप 200 में, कोई 5000 में, कोई 2000 में, डिपेंड करता है। सो एक असेसमेंट उस लेवल पे होना चाहिए अपना, जो कि रियलिस्टिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा स्टैंडिंग अभी क्लास के लास्ट पोजीशन का है और हम टारगेट कर ले कि भाई हमारा रैंक टॉप 10 में होना चाहिए, ये थोड़ा रियलिस्टिक नहीं है। सो पहला पॉइंट है कि एक रियलिस्टिक गोल सेटिंग अपने खुद के असेसमेंट के बेसिस पे करना चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके पेरेंट्स को, बच्चे को, उनके फ्रेंड्स को एक वर्कआउट करना चाहिए कि भाई कोचिंग क्लासेस हम चूज करें तो कौन सा कोचिंग क्लासेस होने चाहिए। कोचिंग क्लासेस बहुत सारे हैं, बट क्या उनके पास एक्सपर्टीज है 20-22 साल पढ़ाने का, टॉपर्स प्रोड्यूस करने का? क्या उनके पास परमानेंट टीचर्स हैं या 2-3-4 टीचर से रन कर रहे हैं? बीच में एक बीमार पड़ जाएंगे, फिर उन बच्चे का करियर खराब हो जाएगा। बिल्कुल एक्सपर्टीज देखना पड़ेगा। मतलब कोचिंग का सिलेक्शन बहुत जुडिशियसली करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि उनके पास एक्सपर्ट गाइड है कि नहीं है, वो एक्सपर्ट गाइड परमानेंट है कि नहीं है, उनका पहले से कोई एक्सपर्टीज रहा है कि नहीं, रिजल्ट उनका कैसा होता रहा है, कंसिस्टेंसी रिजल्ट में है कि नहीं है। ठीक है, इन सब चीजों को देख करके एक कोचिंग को चूज करना चाहिए। और अगेन अर्ली ज्वाइनिंग, अर्ली भूपेश जी, हम फिर से चर्चा पर लौटेंगे, लेकिन अभी बहादुरगढ़ से एक दर्शक गणेश जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेना काफी जरूरी है। गणेश जी बताइए, क्या आपकी क्वेरी है? कैसा एक बच्चा था, वो 80% लिया था उसने और +2 में 91% है उसका, तो एक ऐसा था कि अभी सही नंबर आ जाएगा या कोई इंस्टीट्यूट कोई बढ़िया हो IIT के लिए या इस तरह के लिए, तो हो सकता है कोई ऐसा? फिर से रिपीट करें सर, क्या क्लियर नहीं आ रहा है वॉइस जरा?
रिपीट कर दें। हेलो हाँ जी, रिपीट करिए। हेलो जी गणेश जी, हाँ, आवाज मिल पा रही है? हेलो, हाँ जी। जी बताइए, पूछिए अपना सवाल। चलिए गणेश जी से दोबारा जुड़ने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन फिलहाल समय की थोड़ी सी कमी है भूपेश जी, इसलिए मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि फिजिक्स में आपकी स्पेशलाइजेशन है और अक्सर हम सुनते हैं कि फिजिक्स से बच्चे बहुत डरते हैं, खास तौर पर देखा जाता है कि लड़कियां बहुत ज्यादा घबराती हैं फिजिक्स से। तो मैं चाहूंगी आप जल्दी से एक बार बता दीजिए कि कैसे उस डर को दूर किया जा सकता है। फिजिक्स तो मैम थोड़ा करिश्मेटिक भी सब्जेक्ट है, मजा भी बहुत आता है, लेकिन थोड़े टाइम का पेशेंस का भी टेस्ट होता है। बिगिनिंग में फिजिक्स में पेशेंस का टेस्ट होता है। जी। बिगिनिंग में इतना प्रॉब्लमेटिक होता है कि बच्चे सकम कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। जो गलत हो जाता है, जो बच्चा फेस करता रह जाता है शुरू के 1-2 महीने तक, उसके लिए फिजिक्स आसान हो जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बच्चों को इनफैक्ट तीनों ही सब्जेक्ट में, फिजिक्स में स्पेशली ज्यादा बिगिनिंग में, प्रिपरेशन के बिगिनिंग में पेशेंस रखने की जरूरत है। जी। वो फाइटिंग इंस्टिंक्ट मेंटेन करके रखने की जरूरत है। ठीक हम है। जब तक फाइट नहीं करेंगे तब तक कुछ सीखेंगे नहीं, और कुछ जब बड़ा करना है तो प्रॉब्लम तो आनी है। अब बिल्कुल। प्रॉब्लम को देख करके पीठ दिखा के चले जाए, ये नहीं हो सकता। तो बिल्कुल। फिजिक्स में भी सेम स्टोरी है। बिगिनिंग में फिजिक्स में स्कोर करना या सीख पाना चैलेंजिंग होता है, जी। उसे हमें फेस करने की जरूरत है, बाद में ठीक होने लगेगा। चलिए भूपेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त यहाँ पर निकाला, और मुझे उम्मीद है कि आपकी इस नॉलेज से, आपकी इस गाइडेंस से हमारे दर्शकों को काफी फायदा पहुंचा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिशन आईआईटी के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी।